हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी टेट एग्ज़ाम टीचिंग का, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, या फिर आप कोई भी परमानेंट टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे कि केवीएस हो गया, रीट हो गया, तो उन सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि मैं आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाकर आपके साथ मैंने डिस्कस कर कर उसको वीडियो रिकॉर्ड कर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और उसके कुछ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटीपी के क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसको देखें और उसके क्वेश्चंस को भी ज़रूर डिस्कस करें। उस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर है 100 क्वेश्चंस जो हर सी टेट एग्जाम, एच टेट, यूपी टेट सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने वही रिपीट क्वेश्चंस कराए हैं और उससे अलग जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस हैं वो भी मैंने कराए हैं। और उसके अलावा मैंने आपको साइकोलॉजी की बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो भी बनाकर वीडियो अपलोड कर दी है। उसके अलावा भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो जितनी भी वीडियोस हैं साइकोलॉजी की मैं 1 बाय 1 अपलोड करती जा रही हूँ। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज मैं आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करूँगी, अधिगम। पता है आपको अधिगम किसको बोलते हैं? अधिगम मीन्स लर्न करना, सीखना। किसी चीज़ को सीखना ही क्या कहलाता है साइकोलॉजी में? अधिगम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक लर्नर, शिक्षार्थी किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, चलिए। सीखना मीन्स अधिगम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सीखना, मनुष्य जीवन के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य क्या है? जीवन के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था कि इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो वो सीखता रहता है वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य जिंदगी भर मतलब जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है कि इंसान सीखता है अपने वातावरण में, जन्म लेने के बाद वो चीज़ों को सीखता है, फिर उसमें क्या करता है उसको अपने व्यवहार में लाता है, फिर अपने वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करता है। तो इस समायोजन के दौरान वे अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। मैंने भी आपको बताया कि लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। मैंने आपको अभी क्या चीज़ बताई है कि सीखना क्या है? इंसान जिंदगी भर, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करता है। चलिए अब यहाँ तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको भी क्या बताया कि जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वे अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। मतलब जब वो समाज के साथ समायोजन करना शुरू करता है तो उससे कुछ अनुभव मिलते हैं और वह उन्हीं अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सीखने में शिक्षा क्या रोल प्ले करती है। मैंने आपको शिक्षा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में ही बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षा के बारे में डिस्कस किया था कि शिक्षा क्या है। तो देखिए शिक्षा लैटिन भाषा से मिलकर बना है। लैटिन भाषा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ई प्लस डी को। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ई प्लस डी को। ई मतलब अंदर से और ड्यू के मतलब बाहर निकालना। तो शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालती है। अब देखिए सीखने में शिक्षा का क्या रोल है। देखिए शिक्षा बालक के लिए होनी चाहिए और बालक के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए? बालक के लिए और बालक के अनुसार, मतलब बच्चे के लिए शिक्षा होनी चाहिए और बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए शिक्षा का केंद्र बिंदु एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसको माना गया है? तो वो माना गया है बालक को, बच्चे को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए सामान्य शब्दों में हम लोग सीखने को अधिगम मान लेते हैं। क्या बोला मैंने? आपसे भी बोला कि सीखना किस चीज़ को, मतलब आप सीखने के बारे में ही आपको बता रही हूँ। तो सामान्य शब्दों में हम लोग सीखने को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक शब्दों में केवल सीखना ही अधिगम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम जो सीखते रहते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। पर वास्तविक शब्दों में केवल सीखना ही अधिगम नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना। जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको हम अपने व्यवहार में स्थायी रूप से जो कर लेते हैं, स्थायी कर लेना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सीखता तो हर इंसान है, सीख लिया हमने, सीखने को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक शब्दों में सीखना अधिगम नहीं है, उसको अपने व्यवहार में स्थायी कर लेना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। चलिए अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करती हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो देखिए चलिए इस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। शॉर्टन के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? देखिए प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इन्होंने क्या बोला कि प्रतिदिन होने वाले, शॉर्टन के अनुसार
प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया, सीखता तो हर इंसान है, लेकिन उसका व्यवहार में स्थायी हो जाना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो सॉर्टन ने क्या बात बोली है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए, हमें हर दिन जिंदगी से कुछ ना कुछ नया अनुभव मिलता है। ठीक है, अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। सॉर्टन के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया। अब मैं आपको बताती हूँ वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। देखें, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या बोला है, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, अब देखिए स्किनर के अनुसार उन्होंने क्या बोला है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। तो ये इन्होंने व्यवहार में, मैंने आपको पहले बताया था कि सीखना अधिगम तो है, सीखना ही अधिगम नहीं है, लेकिन सीखना वैसे तो हमने अधिगम मान लिया, लेकिन उसका व्यवहार में स्थायी हो जाने क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो स्किनर ने क्या बोला है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। अब देखिए गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने क्या बोला है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। भाई मैंने आपको बताया कि अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी हो जाना। तो देखिए व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। ये हमारे गिलफोर्ड साहब ने डेफिनेशन दी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्रो एम क्रो, नया ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम। देखिए अर्जन, अर्जन मीन्स होता है एक्वायर करना, चीजों को समाज से सीखना, ग्रहण करना अपने अंदर। तो उन्होंने क्या बोला, नया ज्ञान, जो हम नया ज्ञान रोज डेली हमें प्राप्त होता है कहीं ना कहीं से, अपने परिवार से, आस पड़ोस से, समाज से, स्कूल से, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, नया ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम की ये डेफिनेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ अधिगम की विशेषताएं। देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या, अधिगम मीन सीखना। अब आप समझ गए होंगे कि अधिगम किसको कहते हैं, सीखने को कहते हैं। तो देखिए अधिगम की विशेषताएं, सीखना अधिगम है, ये इसकी पहली विशेषता है, सीखना अधिगम है। मैंने आपको बताया कि सीखना क्या चीज़ है, अधिगम है। और देखिए हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जीवन में। जैसे कि हम बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से सीखता है, अपने परिवार में रहता है, यहाँ से बहुत कुछ सीखता है, अपने आस पड़ोस में रहता है, वहाँ से सीखता है। तो बच्चा क्या करता है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है। और सीखना ही क्या चीज़ है, अधिगम है। ठीक है, समाज में रहकर अपने वातावरण से, रीति रिवाज, परंपराएं, वो हर चीज़ को देखता है और उसको सीखता है, अपने माहौल में उसको ढाल लेता है। तो सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। सीखना ही अधिगम है। मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। अभी मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी कि सिर्फ सीखना ही अधिगम नहीं है कि हमने यहाँ से सीखा, वहाँ से सीखा, इस बात को सुना, सीख लिया, स्कूल में गए, वहाँ से कुछ चीज़ें सुनी और हमने सीख ली, और परिवार में रहते हैं, यहाँ से लोगों को बिहेवियर को देखा, उसको सीख लिया। लेकिन सीखना सिर्फ अधिगम नहीं है, सीखने के साथ साथ क्या है कि उसको व्यवहार में स्थायी कर लेना। और जब आपने जो चीज़ें सीखी उसका व्यवहार में जो आपके परिवर्तन होता है, उसको ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सीखने का मतलब है कि जो आपने सीखा उसका व्यवहार में आपका परिवर्तन नजर आना चाहिए। जो भी चीज़ हमने सीखी हमारे व्यवहार में चेंजेस होने चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट, इसकी थर्ड विशेषता हो गई कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब कि लगातार जीवन पर्यंत चलते रहे। तो अधिगम क्या चीज़ है, तो देखिए जीवन पर्यंत कैसे चलता है कि जब मनुष्य जन्म ले लेता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा हर दिन, कभी वो समाज से हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो हर दिन तब तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नया नया सीखता ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में ही जाके सीखते हैं, नहीं, आप परिवार में। अभी मैंने आपको बताया कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि देखिए अधिगम निरंतर चलने वाली मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप स्कूल में ही जाके कुछ सीखते हैं, आप आस पड़ोस से, समाज से, लोगों से, मित्रों से, घर से, परिवार से, अपने रिलेशन में जो लोग हैं उनसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलते रहेगी। यही नहीं है कि स्कूल में ही सिर्फ बच्चा सीखता है, तो बच्चा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम तब तक हर दिन चीज़ों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसकी विशेषता हो जाएगी, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने अधिगम अनुभवों का संगठन कैसे है, कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ जिंदगी से क्या होता है, अनुभव होता है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनुभव लेते हैं, और जो जो अनुभव हम अपनी जिंदगी में इंक्लूड करते जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है कि अधिगम अनुभवों का संगठन है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको चारों विशेषताएं बहुत अच्छे से समझाएंगे। सीखना अधिगम है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारी विशेषताएं, कुछ इतना टफ नहीं है इसमें। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान क्या है, तो देखिए जैसे कि अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अधिगम में। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब बच्चे को अंदर से आप
बच्चे को अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है अभिप्रेरणा। बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए बच्चे चीज़ों को सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते या आप ये बिल्कुल भी आपसे अच्छा नहीं हो सकता, तो नहीं। अब कोई भी काम है बच्चों को उसके लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस काम को बहुत ही दिल से करेगा। चलिए अब मैं आपको सेकंड बताती हूँ, लक्ष्य। देखिए अधिगम, अधिगम अगर आप करना चाहते हैं तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जब आपके अपने लक्ष्य पर नजर होगी तो आप अधिगम को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करेंगे। आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका लक्ष्य आपके माइंड में होना चाहिए। तो जब बच्चों का लक्ष्य होता है वो अपने उस लक्ष्य को अपने माइंड में रखते हुए उस अधिगम की प्रक्रिया को बहुत जल्दी से ही ग्रहण करने लगते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य भी अधिगम के सोपान में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तत्परता, देखिए तत्परता का मीनिंग क्या है, अधिगम के सोपान में तत्परता का क्या अर्थ है। तत्परता मतलब बच्चा कैसे सीख सकता है, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे का एक लक्ष्य होना चाहिए। तत्परता मीन्स आप कोई भी बच्चा जब सीख सकता है जब वो उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हो, तभी बच्चा सीख सकता है। मतलब मैंने क्या बताया कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर हो तभी वो उसको सीख सकता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, तत्परता। तत्परता मतलब बच्चे जब जब किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहेगा, सीखना चाहेगा, तब वो जल्दी से उसको सीख सकता है। तो अधिगम में तत्परता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको बताती हूँ वातावरण। अधिगम, देखिए वातावरण का अधिगम में क्या मतलब रोल है, तो वातावरण से बच्चा सीखता है। अधिगम मतलब सीखना, तो वातावरण से ही बच्चा सीखता है। वातावरण के माहौल में जब वो रहता है, उसको अपने अनुभवों में डाल लेता है, उसको अपने व्यवहार, उसको क्या करता है, जो वातावरण से जो उसको चीज़ें मिलती हैं वो अपने उसको व्यवहार में अनुकूलन करता है। ठीक है, तो देखिए वातावरण में बच्चा घर से, परिवार से, समाज से, स्कूल से, विद्यालय में जाकर, मित्रों से, तो हर जगह से कुछ ना कुछ वह सीखता है। तो वातावरण भी अधिगम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको समझ में आया होगा कि वातावरण का भी अधिगम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि बच्चा समाज से, परिवार से, घर से, मित्रों से, अपने आस पड़ोस से, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है। तो देखिए व्यवहार में परिवर्तन, देखिए मैंने आपको क्या बताया, सीखना अधिगम तो है, लेकिन सीखना ही अधिगम है सिर्फ इसका यही अर्थ नहीं है, बल्कि सीख कर उसको अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देना। मतलब जो भी चीज़ हमने सीखी उसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन नजर आना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, मतलब आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उससे आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, तो ठीक है ये भी अधिगम के सोपान में आता है। जो भी चीज़ें हमने सीखी उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन नजर आते हैं उसमें ये हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इसको कहते हैं सीखने के सोपान। मतलब अधिगम के सोपान 5 थे, मैंने आपके साथ डिस्कस करे, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, तत्परता, वातावरण, व्यवहार में परिवर्तन। आई होप कि आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए अब चलते हैं सीखने के टाइप, जो सीखने के प्रकार हैं, टाइप ऑफ लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, मतलब सीखने के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ लर्निंग, वो क्या क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो देखिए ज्ञानात्मक अधिगम, आपको पता है ज्ञानात्मक, ज्ञान से ही समझ में आ रहा होगा कि बौद्धिक क्षमता का इसमें जरूर रूल होगा। ठीक है, ज्ञानात्मक अधिगम मतलब यह है बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। कैसे, ज्ञानात्मक अधिगम क्या है, जो हमारे मानसिक जो चीजें होती हैं, जिस तरीके से हम मानसिक क्रियाएं करते हैं, तो जैसे कि ज्ञानात्मक अधिगम क्या होगा, यह बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित, अर्जित मतलब ग्रहण करना, समाज से एक्वायर करने की क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है ज्ञानात्मक अधिगम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसमें किसका दिमाग का रोल होता है, मतलब इसमें ज्ञानात्मक में बौद्धिक विकास का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ भावात्मक अधिगम। देखिए भावात्मक अधिगम, पहले आपको मैंने ज्ञानात्मक अधिगम बताया, मैं आपको बताऊंगी भावात्मक अधिगम क्या है। तो भावात्मक अधिगम की तरफ चलते हैं। देखिए इसका संबंध बच्चे की कोमल भावनाओं से है। भावात्मक मतलब भावना, तो आप समझ गए होंगे कि भावात्मक मीन्स भावनाओं से है। बच्चे किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज को सुनकर आनंद प्राप्त कर सके। बच्चा क्या है कि किसी वस्तु को देखे या फिर किसी की उस वस्तु की आवाज को सुनकर जो आनंद प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, भावात्मक अधिगम कहते हैं। उसकी भावनाओं से होता है ये अधिगम। इसमें महसूस करके सीखते हैं, तो महसूस करके सीखा जाता है। किसमें, भावात्मक अधिगम में बच्चा कैसे सीखता है, महसूस करके चीजों को सीखता है। वो किसी चीज को देख ले, उसको महसूस करे, या फिर किसी चीज की आवाज को सुनकर उसको महसूस करे, उसे आनंद प्राप्त हो, तो उसको कहा जाता है भावात्मक अधिगम। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्रियात्मक अधिगम। देखिए क्रिया मतलब क्रियात्मक अधिगम, क्रिया, आप क्रिया से समझ रहे कि इसमें जरूर किसी क्रिया का रोल होगा। क्रियात्मक मतलब कुछ करते रहना। ठीक है, क्रियात्मक अधिगम क्या होगा कि इसमें किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है। निपुणता प्राप्त की जाती है, कोई कला है उसमें निपुणता आपको प्राप्त की जाती है। जैसे आप किसी भी कला में निपुणता प्राप्त करते हैं, जैसे संगीत हो गया, उसमें आप निपुण होने चाहिए। नृत्य हो गया, उसमें आप निपुण होने चाहिए। मॉडल बनाना आदि, तो ये सब चीज़ में किस में आ जाएंगे, क्रियात्मक अधिगम में आएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
जैसे कि मैंने आपको सीखने के जो प्रकार बताए हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग, वो मैंने आपको बताया ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम एंड क्रियात्मक अधिगम। तो ज्ञानात्मक अधिगम मैंने आपको किस चीज से रिलेटेड बताया कि उसमें बौद्धिक विकास होता है, ठीक है, बौद्धिक विकास होता है, ज्ञान अर्जित करने की क्रियाओं पर वो प्रयुक्त होता है। कौन सा? ज्ञानात्मक अधिगम। और मैंने आपको बताया भावात्मक अधिगम जैसे कि भावनाओं से है, इसका जो संबंध है वो किससे है? भावनाओं से है। बच्चे किसी भी वस्तु या चीज को देखकर या उसकी आवाज को देखकर जो आनंद प्राप्त करता है, उसे महसूस जो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भावनाएं कहते हैं। तो भावनात्मक अधिगम मतलब इसमें बच्चा महसूस करके सीखता है, तो ये हो गया भावात्मक अधिगम। अब मैंने आपको नेक्स्ट इसके बारे में बताया कि क्रियात्मक अधिगम, इसमें किसी भी कला में बच्चा क्या होता है? निपुण होता है, जैसे संगीत, नृत्य या फिर मॉडल बनाना आदि। तो ये होता है क्रियात्मक अधिगम। देखें अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के सोपान, अधिगम से रिलेटेड डेफिनेशन, अधिगम क्या है वो मैंने सब आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी अधिगम का स्थानांतरण, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अधिगम के स्थानांतरण से ही पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया ये आपको पता होना चाहिए था। जितने भी इंपॉर्टेंट के पॉइंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो आप मुझे लाइक करें इस वीडियो को, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कितना समझ में आया, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, और मुझे और मोटिवेशन मिले कि कुछ आपको और बेहतर कराया जाए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जितना मैं आपको करा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अधिगम का स्थानांतरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।